हेलो फ्रेंड्स, 26 नवंबर को डूटा का चुनाव है और ये चुनाव उस समय हो रहा है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। उसकी पूरी रूपरेखा बदलने वाली है। आपको मालूम है कि 31 अगस्त को डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास कर लिया है कि कोर पेपर के अलावा आपके स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेपर्स पढ़ पाएंगे। एबीसी रेगुलेशन के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, उससे हम समझ रहे हैं कि ऑनलाइन करंट जो एजुकेशन का है उससे डाइल्यूशन होता है। एक अनप्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम जो हम सब ने लिए, ओबीई का जो एक्सपीरियंस है हम सब देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन करंट से स्टूडेंट की एजुकेशन तो जाएगी ही जाएगी, पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो हम सबके सामने है वो ये कि कॉलेजेस में वर्कलोड तय करने में ये एक फ्लक्चुएटिंग नंबर हो जाएगा। और अगर हमारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एजुकेशन लेकर अपना सीजीपीए को बेहतरीन करने की कोशिश की तो हम देखेंगे कि बहुत तेज़ी से हमारा वर्कलोड नीचे गिरेगा। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 15 सितंबर से कॉलेजेस खुले हैं लेकिन स्टूडेंट वापस नहीं आए। तो ये चुनाव जो हमारे सामने है, और मैं ये समझती हूँ कि डूटा के लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दो इंटीग्रेटेड सवाल हैं। एक ये कि क्या वर्कलोड बचेगा, जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं उसमें डीयू का क्या होगा, क्या फ्रेगमेंटेशन होगा, और उससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनकी नौकरियों का क्या होगा। अगर नौकरियां खुली तो किसका होगा। साथियों, डूटा की बहुत जीबीएम लगातार जो हुई हैं 2018 के बाद, उसमें बहुत बहस के बाद ये तय हो गया है कि हम वन टाइम रेगुलेशन की बात यूजीसी से एमओई से मांग रहे हैं। 15 सितंबर को जो डूटा के ऑफिस बेरर्स यूजीसी में मिले तो यूजीसी के पदाधिकारियों ने भी कहा कि हम आपकी मांग को समझ पा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, पर यह मसला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और पार्लियामेंट का है। तो डूटा दोबारा से, ये जो कोविड से हम निकल रहे हैं, हमारी तैयारी होनी चाहिए कि एक दोबारा मुहिम बनाया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। आपको याद होगा कि 2014 में इसी सरकार ने FYUP रोल बैक किया था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था एक मूवमेंट को देखते हुए कि FYUP नहीं लग सकता। इसी तरीके से आप लोगों को याद होगा 2018-19 में हमने रोस्टर के ऊपर लड़ाई लड़ी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को प्रॉमिस करना पड़ा और विड्रॉ करना पड़ा अपना लेटर। 5 मार्च 2018 का यूजीसी लेटर वापस करना पड़ा रिजर्वेशन पे, और उन्होंने ऑर्डिनेंस लाके 200 पॉइंट को रिस्टोर किया। तो साथियों, अगर हम इस पे जम के लड़ेंगे, अगर हम इस पे जम के मूवमेंट बनाएंगे तो मैं समझती हूँ कि डूटा को सफलता मिलेगी। आज हम देख रहे हैं कि बिकॉज हमारा एक लेगेसी है मूवमेंट का, हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में किसी एडहॉक साथी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। उसका बहुत जो प्रतिशत है वो ऑलमोस्ट न के बराबर है। ये मैं मानती हूँ कि एक भी एडहॉक साथी का क्षति हो तो वो सबका क्षति होना चाहिए। एक ऑल यूनियन का मतलब ही ये है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि स्टैगर्ड वर्कलोड के दौरान भी डूटा अपने साथियों को बचा पाई क्योंकि हमारे साथ वो 2019 का मूवमेंट था और डूटा का एक दबाव था। हमने देखा कि 12 हमारे टीचर्स हैं विवेकानंद कॉलेज में साथी, वो भी 2 बारी उनके प्रिंसिपल की ओर से अटैक हुआ और वो बच पाए क्योंकि डूटा कोविड के बावजूद सड़क पे उतर गया था। तो साथियों, मेरा मानना यह है कि डूटा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है आज के दिन में वो ये कि क्या हमारे वर्कलोड बचेगा, क्या हमारा डीयू बचेगा, और उससे जुड़ी हुई बात और उसके साथ साथ की बात ये कि अगर सिलेक्शन होगा तो किसका होगा। साथियों, जब यूजीसी रेगुलेशन 2010 देखें तो उसके अंदर इंटरव्यू के कुछ ही प्रतिशत नंबर थे और उसमें एकेडमिक स्तर के नंबर और टीचिंग के नंबर थे। लेकिन 2018 में यूजीसी रेगुलेशन ने 100% जो मार्क्स है, वेटेज जो है, वो सिलेक्शन कमेटी के हाथ में दे दिया है। और जिस तरीके के अपॉइंटमेंट अन्य यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है 2013-15 का, वो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि अगर 100% सिलेक्शन कमेटी के हाथ में होंगे तो उसमें हमारे टीचर्स जो बेहतरीन काम कर रहे हैं पर जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उनको नौकरी मिल पाएगी। तो साथियों, ये तो सिर्फ एक डूटा का मूवमेंट हो सकता है जो अपील कर सकता है सबसे, जो सरकारों पे दबाव बना सकता है फॉर्मूले को चेंज करने के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए, वन टाइम रेगुलेशन के लिए लड़ाई कर सकता है। वन टाइम रेगुलेशन सिर्फ एमओ ही दे सकता है और इसीलिए हमारी पूरी लड़ाई की ताकत सरकार के ऊपर होनी चाहिए।
और हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि अगर यहाँ पर अपॉइंटमेंट शुरू होती भी है प्रक्रिया, तो हम सबका एक जोड़, एक वॉल बनी रहे कि जो साथी पढ़ा रहा है उसी का अपॉइंटमेंट होगा। और मैं ये समझती हूँ कि आज से पहले एडहॉक साथियों का ये वार्तालाप जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उनके साथ तो था, लेकिन आम शिक्षक के पास नहीं था। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे प्रोफेसर्स को और सारे फैकल्टी मेंबर्स को जो परमानेंट हैं, जो स्थायी हैं, उनसे भी अपील करना चाहती हूँ कि ये रोल सबका होना चाहिए कि आज जो इन साथियों ने काम किया है उनको उनकी मेहनत का फल मिले और उनका अपॉइंटमेंट हो। ये चीज़ हमने अपने आप में खुद एक्सपीरियंस की है। जब प्रमोशन हुए तो सबने चाहा कि उनका एसोसिएट प्रोफेसर तक प्रमोशन हो। जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो चाहते हैं कि वो प्रोफेसर बने और प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो ये जो चाहत है एब्जॉर्प्शन की, ये उससे लैदा नहीं है। जिन साथियों ने काम किया है उनको इस बात पे भरोसा नहीं है कि अगर 100% सिलेक्शन कमेटी होगा तो उनका होगा कि नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि जब आज हमारे साथी 40, 42, 45 साल के हो रहे हैं, और कुछ साथी तो ऐसे भी हैं, कुछ कॉलेजेस में बहुत समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुए और लोग रिटायरमेंट की कगार पे हैं। और इस कोविड ने भी दिखा दिया कि कितना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बना दिया सरकारों ने मिलकर, एक के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया। 2010 तक तो अपॉइंटमेंट चले, लेकिन उसके बाद छुटपुट 2015 में 400-500 अपॉइंटमेंट कॉलेजेस में हुए। 2017 में केवल 2 कॉलेज टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ और 2019 के ऐड से किसी भी कॉलेज टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तो ये अगर हम एक सरकारी साजिश की तरह देखें, क्योंकि 2016 में कोर्ट केस ने भी कहा कि यूजीसी और एमएचआरडी तय करे और फौरन इसे टाइम बाउंड मैनर में अपॉइंटमेंट करे। और हम देखते हैं कि किस तरीके से 5 मार्च के लेटर ने सारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रोक ही दिया। 2018 में जो फॉरेन रोस्टर बदलने की बात हो गई, उसने सारे के सारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बिल्कुल ठप कर दिया। तब भी मैं ये समझती हूँ कि 6 माइनॉरिटी कॉलेजेस थे जहाँ अपॉइंटमेंट हो सकते थे और नहीं हुए, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसका सीधा लेना देना ये है कि आपका इकोनॉमिक स्थिति से, कि सरकार एक्सपेंशन तो चाहती है, सरकार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना चाहती है, पर सरकार हमें रेकरिंग कॉस्ट मानकर हमारा परमानेंट नहीं होने दे रही। साथियों, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब हम लड़े हैं, हमने शुरू में समझते थे कि प्रोबेबिलिटी हमारी जीत की 0 है। ये हमारी सिर्फ संघर्ष और लड़ाई है जो उसको 0 से 1 में बदलता है। और डूटा विक्टोरियस होता है। 2016 में वर्कलोड बचाकर विक्टोरियस हुआ। 2018-19 का रोस्टर मूवमेंट से तमाम लोगों की डिस्प्लेसमेंट को रोका और हम फिर 200 पॉइंट रोस्टर के साथ विजयी हुए। और 2019 में जब सारे टीचर्स को गेस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था एक झटके में, तो वाइस चांसलर दफ्तर पे एक तरीके से ऑक्यूपाई बीसी करके उसके ऊपर भी हमारी रोक लगी। लेकिन ये बात सही है कि चिड़िया की आग की तरह जो हमारा मेन मुद्दा है एब्जॉर्प्शन, वो अभी डिलीवर नहीं हुआ। ये कोविड ने भी हमसे ये मौका ले लिया कि हम सड़कों पे उतरें। आज जब कोविड स्थिति से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने मूवमेंट में सब कुछ देकर ये भी हासिल होना चाहिए। मैं इसमें बस एक छोटी बात करके रोक दूंगी कि ये बार बोला जा रहा है कि हम रेगुलराइज कर देंगे, इंटरव्यू के थ्रू कर देंगे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एनडीटीएफ के पास कोई इसका फॉर्मूला होता तो वो सीधा ईसी में इसको रखते। क्या वो चुनाव का वेट कर रहे हैं? ये समझने से बाहर है। देखिए, ऐसा है कि 100% अगर सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है, तो आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, जो अभी स्क्रीनिंग और कैपिंग के बारे में आया, वहां पे भी है कि स्क्रीनिंग के पॉइंट्स आपके सिलेक्शन कमेटी के सामने मैटर नहीं करते। आपके चाहे स्क्रीनिंग में 100 मार्क्स हो, पर सिलेक्शन कमेटी आपको 0 पे रख सकती है। उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा लेयर डाला गया प्रेजेंटेशन का, लेकिन उस प्रेजेंटेशन के भी जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर है। सिलेक्शन कमेटी चाहे तो उसको बिल्कुल ना माने। तो आज आपकी लड़ाई सीधा सरकार से इन चीज़ों को बदलने की है, एब्जॉर्प्शन को लाने की है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस मूवमेंट को मैं समझती हूँ पीपल्स मूवमेंट था, एब्जॉर्प्शन इज अ पीपल्स मूवमेंट, और उन्होंने जब ये बनाया है तो इसको आगे बढ़ाने का काम डीयूटीए का होना चाहिए और उस गोल के साथ हमें आज आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी लड़ाई मैटरनिटी लीव के लिए,
इसके साथ साथ हमारी लड़ाई मेडिकल रिएम्बर्समेंट, एडहॉक टीचर्स को किस तरीके का और फायदे हो सकते हैं उसके लिए, और दूसरी बात जो हमारा उसके साथ साथ और जो हमारे मुद्दे हैं जैसे कि लाइब्रेरियंस का मुद्दा, जैसे फिजिकल एजुकेशन को रोस्टर पॉइंट में तो रखा लेकिन उसको एडवर्टाइज नहीं करने दिया पिछली बारी, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जो तमाम मुद्दे हैं, प्रमोशन में बहुत सारे साथी हैं जिनका एनॉमली से रिलीफ मिलना है। ये सारे मुद्दों के साथ साथ आज के दिन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारा अपॉइंटमेंट होना। साथियों, ये अपॉइंटमेंट होना सिर्फ हमारे साथियों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रेड यूनियन के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, उसके सर्वाइवल की बात है, क्योंकि देखते देखते और बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले हैं और हमारे पास एक बड़ा समूह होगा जो सिर्फ एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी पॉलिटिक्स हम अच्छे से समझते भी हैं। ये साथी अपनी बात को नहीं कह पाते। जब विवेकानंद कॉलेज में 12 टीचर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग दिल से जुड़े हुए थे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। मैंने कई कॉलेजेस में विटनेस किया कि इशारे से किस तरीके से टीचर्स को एक जगह लाया जाता है, हटाया जाता है, आज आप मूवमेंट में चले जाएं, कल मत जाइए। इस इस्तेमाल से हमें मना करना पड़ेगा और इस इस्तेमाल के खिलाफ हमें एब्जॉर्प्शन की मांग को लाना पड़ेगा, तभी ये यूनिवर्सिटी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी वो बचेगी। इस मुहिम के साथ देखिए, हमारे लिए डूटा का चुनाव एक मूवमेंट का चुनाव है। हम ये समझते हैं कि आज जब सरकार बहुतायत की है, मेजॉरिटेरियन है, और जहां ऑपोजिशन डिसमेंटल्ड है, जहां मीडिया का रोल के ऊपर सवाल है, वहां पे हम देख रहे हैं कि जो मिल पा रहा है वो मूवमेंट से मिल पा रहा है। स्टूडेंट अपने लिए लड़ रहे हैं, किसान अपने लिए लड़ रहे हैं, और हमें अपनी लड़ाई अपने हाथ में रखनी होगी। एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल कि यूनियन एम्प्लॉयर के साथ नहीं जा सकती, यूनियन सरकार के पॉकेट का औजार नहीं बन सकती। इसके साथ मैं आपसे अपील करूंगी कि आपने डूटा को बहुत बार बचाया है, ये फिर इलेक्शन डूटा को बचाने का है, अपनी लड़ाई को बचाने का है, और मैं उम्मीद करती हूं और मुझे विश्वास है कि टीचर इस सच को देखेगा, धुंध के परे भी देखेगा। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि बहुत एक नेगेटिव तरीके से आभार का कैंपेन चला, और उसके खिलाफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल टीचर्स को लगे एपीआई के खिलाफ लड़ने के लिए, और हमने लड़के करके दिखाया कि पूरे देश को फायदा हुआ। 1998 की एमपीएस स्कीम के आसपास की स्कीम ये 2018 की आई, और ये 18 जुलाई 2018 में आया, लेकिन एक पेज फिर भी अटका हुआ था, वो था काउंटिंग ऑफ पास सर्विस। तो जब 5 दिसंबर 2019 का मूवमेंट हुआ, उसमें हमें जो एक चीज मिली सरकार से प्रमोशन के साथियों के लिए, वो ये कि काउंटिंग ऑफ पास सर्विस में जितने पेंडिंग केसेस हैं उसको वहां तक फायदा दे दिया जाए जितना यूजीसी रेगुलेशन 2018 में मिला है, और इसी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रमोशंस के ऊपर आगे बढ़ी। ये किसी का आभार नहीं है, ये राइट ऑफ द टीचर्स है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस टीचर ने काम किया है उसके ऊपर एक ये भद्दा मजाक है कि कोई यही कह दे कि हम किसी का आभार माने। ट्रेड यूनियन हमेशा राइट के लिए लड़ता है और टीचर से थैंक यू भी नहीं करवाता। ट्रेड यूनियन का काम ही ये है कि वो लड़ता रहे। दूसरी बात ये कि पेंडेमिक के थ्रू भी ये हमारे सीनियर टीचर्स ने मिलकर, प्रिंसिपल्स ने मिलकर, प्रोफेसर्स ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि जो 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनके पास प्रमोशन नहीं है और भारी संख्या में लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे थे, तो उनके अंदर एक सेंटिमेंट था कि प्रमोशन होना है। तो पेंडेमिक के थ्रू भी हमने देखा कि प्रमोशन हुए, तो ये किसी का आभार नहीं है। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने सारे साथियों से गुहार लगा रही हूँ कि आज के दिन में हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि जिस तरीके से प्रमोशन हुआ उसी तरीके से आज हमें जो सबसे बड़ी राहत चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ी राहत चाहिए, हमारे 4000 साथियों को सबसे बड़ी राहत चाहिए, और हमें बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो साथी हमारे पढ़ा रहे हैं उनका सिस्टम में एब्जॉर्प्शन हो। हमें जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस डिस्प्लेसमेंट लेकर आए वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस मंजूर नहीं है। हम सरकार के ऊपर लगातार लड़ेंगे, दबाव बनाएंगे। साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे फिर अपील कर रही हूँ, अपने लिए एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आप डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट को दोबारा यूनियन रन करने का मौका दें, और मैं अपील कर रही हूँ कि डीटीएफ कैंडिडेट्स को
एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट्स, बेहतरीन कैंडिडेट्स। आप हमारा पैनल देखेंगे तो हमारा पैनल ही हमारा कमिटमेंट है अपनी लड़ाई के लिए। हमारे पास जितेंद्र मीना है श्यामलाल कॉलेज हिस्ट्री से, हमारे पास नंदिता नारायण जिन्होंने डूटा फेटकूटा मूवमेंट को फ्रंट से लीड किया। आज एनईपी जैसा जो खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, जिसकी वजह से डीयू फ्रेगमेंट होने वाला है। आपके 12 कॉलेजेस डीयू में अपने को शामिल नहीं करेंगे, माइनॉरिटी कॉलेजेस डीयू में शामिल नहीं करेंगे, आपके ट्रस्ट कॉलेजेस डीयू में शामिल नहीं करेंगे जिस दिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाला आपका बिल पास हो गया। तो नंदिता नारायण खुद फील्ड में आई हैं और एग्जीक्यूटिव की तरह आई हैं। हमारे साथ रुद्राशीष चक्रवर्ती हैं जो 2 बार एसी में और 2 बार पहले डूटा एग्जीक्यूटिव में रह चुके हैं। हमारे पास वीएस दीक्षित हैं जो अपील कर रहे हैं आपसे डूटा एग्जीक्यूटिव के लिए। तो हमारा पैनल ही हमारा कमिटमेंट है, हमारी लड़ाई के लिए कमिटमेंट है। मैं आपसे अपील करूंगी कि धुंध के परे आप क्लियरली सोचें कि इस देश में जहां लोगों के पास कुछ नहीं बच रहा, वहां पे अगर हम बचे हुए हैं तो अपनी लड़ाइयों की वजह से बचे हुए हैं, लड़के अपनी बात को मनवाने की वजह से रुके हुए हैं। और हमें ये यूनियन अपने हाथ में रखना है। ये यूनियन हमारे हाथ में रहे। इसमें सिर्फ डीयू के टीचर्स की विजय नहीं है, पूरे देश के टीचर्स की विजय है। सारे देश के टीचर्स और स्टूडेंट्स आपकी ओर देखते हैं राहत के लिए। तो इसी के साथ साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे।